दोस्तों, ASP.NET को रेजर पेज बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो यह उसका अगला पार्ट है। इस पार्ट में मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उस एप्लीकेशन को आगे बनाऊंगा और जो भी उसमें रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि राउटिंग है ASP.NET रेजर पेज में ये कैसे होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैं राउटिंग के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर आप ASP.NET MVC और ASP.NET रेजर पेज के बीच के डिफरेंस को देखें तो बेसिक डिफरेंस राउटिंग का ही है। मतलब पेज को कैसे एक्सेस करता है एप्लीकेशन, कैसे उसको क्लाइंट को वापस भेजता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है राउटिंग के थ्रू होता है। तो ASP.NET MVC जिसमें कि कंट्रोलर का यूज किया जाता है और ASP.NET रेजर पेज जिसमें कि आपको रेजर पेज का यूज किया जाता है, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस इसी चीज़ का है कि राउटिंग कैसे होती है। इसलिए मैं बाकी सारे टॉपिक्स जो ASP.NET रेजर पेज से रिलेटेड है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा। फिर ASP.NET को रेजर पेज के भीतर मॉडल का कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि ASP.NET कोर के भीतर जब भी आप कोई रेजर पेज बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि दो फाइल बनता है। एक बैकएंड का फाइल बनता है जिसमें कि कोडिंग करते हैं, जैसे कि आप इंडेक्स का देख रहे हैं तो इसमें कोडिंग का पार्ट है, और ये इसका इंटरफेस का पार्ट है जो इंटरफेस हम तैयार करते हैं। ठीक है ना। एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि ASP.NET कोर MVC और ASP.NEट कोर रेजर पेज, अगर आपसे पूछा जाए कि कब हमें इसका यूज करना है, कब हमें MVC का यूज करना है, तो इसमें सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि MVC का जो आर्किटेक्चर है, जो एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं, तो आप देखते हैं कि अलग अलग फाइल्स फोल्डर बनते हैं एप्लीकेशन में। अगर अलग टेम्पलेट लेंगे MVC का तो अलग फाइल फोल्डर बनते हैं और रेजर पेज में अलग बोलते हैं। फाइल फोल्डर्स की बात नहीं है, लेकिन फंडामेंटल तौर पे आपको ये साफ साफ दिखता है कि दोनों के फाइल स्ट्रक्चर में, फोल्डर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये तो डिफरेंस है ही, लेकिन सबसे मेन चीज़ है राउटिंग का। ASP.NET कोर में क्या होती है कि आपने अगर ASP.NET कोर MVC किया है तो उसमें आपको मालूम होगा कि उसमें एट्रीब्यूट राउटिंग का भी है और कन्वेंशनल राउटिंग का भी है। कि मतलब अगर आपको किसी पेज को एक्सेस करना है तो आप कन्वेंशनल राउटिंग को भी यूज कर सकते हैं और एट्रीब्यूट राउटिंग को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ASP.NET रेजर पेज की बात करें तो ये बिल्कुल फाइल सेंट्रिक है। फाइल सेंट्रिक का मतलब ये है कि जो आप अपने पेजेस फोल्डर के भीतर जो भी अलग अलग रेजर पेज बनाते हैं तो ये बिल्कुल पेज सेंट्रिक है। आप पेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। और जैसे ASP.NET पहले का जो ओल्ड था उससे बहुत कुछ मिलता जुलता इसमें है, ठीक है। और ASP.NEट को रेजर पेज जो है इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सिंपल भी है, क्योंकि इसमें फाइल्स जो है ना इधर उधर छितरे हुए नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए नहीं है। बिखरे हुए का मतलब है कि जैसे कि MVC में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका मॉडल का एक अलग फोल्डर बनाते हैं, व्यू का अलग बनाते हैं, कंट्रोलर का अलग बनाते हैं। इसमें कंट्रोलर है ही नहीं, जो भी पेज है उसका बैकएंड में उसकी पूरी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, तो एक ही जगह उसका सारा चीज़ है, सेपरेट बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं राउटिंग की बात करूंगा कि ASP.NET रेजर पेज के भीतर राउटिंग कैसे होती है। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा है ध्यान से तो आप प्रोग्राम फाइल में आपने देखा होगा कि जब मैं इस एप्लीकेशन को रन किया था तो देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ASP.NET रेजर पेज में मैंने क्या किया था, यहाँ स्टैटिक फाइल्स का मिडिलवेयर ऐड किया था और उसके नीचे जो है मैप रेजर पेज को ऐड किया था। अगर आप यहाँ देखिए तो ऐप डॉट यूज राउटिंग जो है, ये जो राउटिंग को इनेबल करता है, इसको तो मैंने डाला नहीं था, फिर भी जाकर मेरा एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था तो इसने पेज को एक्सेस किया था और पेज को डिस्प्ले किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ASP यूज राउटिंग का मिडिलवेयर आपने यूज नहीं किया और आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि इसमें तो राउटिंग को मैंने इनेबल नहीं किया है, तो फिर अब जब हम इस राउटिंग को
डिसेबल कर देते हैं, मतलब इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, और फिर जब मैं एप्लीकेशन को रन किया हूँ तो क्या है कि एप्लीकेशन जो है हमें फिर भी इस पेज को, इंडेक्स पेज को रिटर्न करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ऐसे .NET 5 के बाद जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी हो, चाहे MVC हो या रेजर पेज हो, इन सब के भीतर जो है ना इम्प्लिसिट राउटिंग का फीचर भी इनेबल कर रखा है। इम्प्लिसिट राउटिंग का मतलब ये है कि अगर आपने ये मिडिलवेयर को नहीं भी डाला तब भी आपका एप्लीकेशन क्या करता है कि इसको मान के चलता है कि हाँ है। तो इसलिए, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या इसको लगाना ज़रूरी है, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि यहाँ तो बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ कि अभी एप्लीकेशन के भीतर मैंने ना ऑथराइजेशन ऐड किया है, ना ऑथेंटिकेशन ऐड किया, अलग अलग तरह के मिडिलवेयर होते हैं, कोर्स होता है और सब चीज़ें होती हैं। तो जब आपका एप्लीकेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ज़्यादा मिडिलवेयर हो जाएंगे, अगर उस सिचुएशन में जब आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है इशू क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि अपने राउटिंग को इनेबल कीजिए। तो ये चीज़ तो आपका MVC में भी यूज होता है और ASP.NET के रेजर पेज के भीतर भी यूज होता है। तो ये आपने समझ लिया कि आपको ये डालना ही है। और मैप रेजर पेज क्या करता है कि ये मैपिंग करता है आपके पेजेस फोल्डर के भीतर जो भी अलग अलग रेजर पेज है उसकी मैपिंग करके आपको क्या करता है कि जो जिस पेज का रिक्वेस्ट किया जाता है उसको रिटर्न करता है। जैसे कि अभी आपने इंडेक्स पेज को देखा, अगर मान लेते हैं, मैंने पीछे बताया था कि अगर इसी तरीके से अगर मान लेते हैं मैं एक पेज बनाता हूँ रेजर पेज। अब इस वीडियो में मैं मेन रूप से आपको राउटिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए मैं एक दो पेज बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे पेज को एक्सेस करता है। रेजर पेज मैं इसको ले रहा हूँ और याहू नाम इसका दे रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। देखिए आपका याहू पेज जो है आ गया और इसका इंटरफेस जो है आपको सामने दिख रहा है। इसमें भी मैं एक कुछ लिख देता हूँ HTML का कोड, और यहाँ याहू लिख दे रहा हूँ, दिमाग में रहेगा कि क्या कौन से पेज पे हम काम कर रहे हैं। और इस पेज के बैकएंड का भी एक होगा जो बैकिंग है। तो मॉडल के बारे में मैंने बोला था कि हर एक पेज का अगर आप F7 दबाएंगे ना, यहाँ F7 लिखा है तो व्यू कोड में जा सकते हैं, और शिफ्ट F7 दबाएंगे, शिफ्ट F7, तो आप उसके EY में चले जाएंगे। शिफ्ट F7 दबाएंगे तो नहीं, अगर नहीं आ रहा है ठीक है, एनीवे तो आप व्यू कोड में जाने के लिए F7 दबाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं, सबसे पहले आप गौर कीजिए कि जो आपका रेजर पेज बन रहा है इसके टॉप में क्या लिख रहा है, पेज डायरेक्टिव लिख रहा है। अगर ये पेज डायरेक्टिव हटा दूँ या इंडेक्स में से भी पेज डायरेक्टिव हटा दूँ, 2 मिनट के लिए हटा दिया ना, तो क्या ये वर्क करेगा? अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ कर रखा है प्रोग्राम फाइल के भीतर, क्या कर रखा है, मैंने राउटिंग इनेबल कर रखा है, मैप रेजर पेजेस भी कर रखा है, और मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्या करता है, इंडेक्स पेज को सर्च करता है एप्लीकेशन के भीतर और उसको फिर रिटर्न करता है और रेंडर करता है। तो अभी तो सारा चीज़ देख कर लग रहा है कि सारा चीज़ फुलफिल हो रहा है, इंडेक्स पेज है ही पेजेस के भीतर, और हमारा जो है जो भी सेटिंग चाहिए मिडिलवेयर का वो सारा चीज़ है। तो क्या ये करेगा? अगर मैंने इंडेक्स पेज के भीतर से अगर मैंने पेजेस डायरेक्टिव को हटा दिया, पेज डायरेक्टिव हटा दिया हूँ और मैं रन करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपने जब एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट किया तो फिर आपको HTTP 404 का इशू आ गया। ये इशू क्यों आया इसको समझना ज़रूरी है। देखिए जब आप अपना कोई भी ASP.NET को रेजर पेज एप्लीकेशन बनाते हैं और पेजेस के भीतर जब रेजर पेज को रखते हैं तो इसके भीतर जो पेज डायरेक्टिव होता है ना, पेज डायरेक्टिव
तो ये पेज डायरेक्टिव क्या करता है कि आपके पेज को क्या करता है कि एक पब्लिक पेज में कन्वर्ट करता है, जो कि रेजर पेज होता है, जिसको कि क्लाइंट को रेंडर किया जा सकता है, क्लाइंट को भेजा जा सकता है रिक्वेस्ट पर। अगर इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल पेज बन जाएगा। नॉर्मल पेज का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप लेआउट पेज बनाते हैं, जैसे कि मैं अगर इसके भीतर लेआउट के बारे में बताऊंगा आगे डिटेल में, अभी मैं हल्का सा केवल ये आइडिया देना चाहता हूँ। अगर आपने पहले से दूसरा MVC का या किसी और को किया है, एप्लीकेशन बनाया था, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक पेज बनाता हूँ और और इसका नाम रखता हूँ ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स में जाकर यहाँ व्यू लिखिए, या व्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे आपके दिमाग में जाए। अब ये है ना, लेआउट है, व्यू स्टार्ट है, तो ये सारा चीज़ इसमें भी हो सकता है, आपका पेजेस इसमें भी, जब आप रेजर पेज का एप्लीकेशन बनाते हैं। अब 2 मिनट के लिए इसमें बनाइए लेआउट का। लेआउट आपने बनाया तो देखिए लेआउट के भीतर तो आपका ये नहीं आया ना, पेज डायरेक्टिव तो नहीं आया, ये तो सिंपल सा एक HTML का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो है ना, एक मास्टर पेज का काम करता है। CS HTML का एक्सटेंशन होना काफ़ी नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये था कि पेज डायरेक्टिव अगर नहीं होगा तो वो रेजर पेज नहीं होगा, वो दूसरे तरह का नॉर्मल पेज हो जाएगा। जैसे व्यू स्टार्ट को लीजिए, आप ऐड कीजिए व्यू स्टार्ट, न्यू आइटम में जाकर व्यू स्टार्ट कीजिए, या व्यू सर्च कीजिए। तो व्यू स्टार्ट का अगर पेज बनाते हैं ना, तो ये क्या हुआ, व्यू स्टार्ट जो बना ना, इसके भीतर पेज डायरेक्टिव आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन CS HTML तो आ रहा है ना एक्सटेंशन। तो ये मेरा समझाने का मतलब है कि आप रेजर पेज, जब आप ऐड रेजर पेज करते हैं ना, पेजेज फोल्डर पे जाकर रेजर पेज को ऐड करते हैं, तब ये जब भी ऐड करेगा तो ये पेज डायरेक्टिव के साथ ऐड करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, एक और करके, मैं इसको टेस्ट नाम दे रहा हूँ। तब ये रेजर पेज जब ऐड होगा ना, तब ये क्या करेगा, पेज डायरेक्टिव देगा और इसको एक्सेस किया जा सकता था। अब देखिए टेस्ट आपका बन गया। इसमें हमेशा 2 फाइल बनेगा, जबकि उस केस में एक ही फाइल बन रहा था, 2 फाइल नहीं बन रहा था। इसमें एक बैकिंग फाइल बन रहा है जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, C# का कोडिंग करते हैं, जबकि ये जो है फ्रंट में होता है, जो UI के लिए होता है। अब इस पेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें 3 पार्ट होते हैं, जो 3 पार्ट आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। पहला पार्ट आपका है पेज डायरेक्टिव, और भी डायरेक्टिव होंगे, लेकिन अभी मैं मेन रूप से 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। पहला आपका बनता है पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव आपके पेज को रेजर पेज में कन्वर्ट करता है और ये बताता है कि इस पेज को एक्सेस किया जा सकता है। अब जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये पेज डायरेक्टिव है, तो पेज डायरेक्टिव अगर टेस्ट पेज के भीतर लगा हुआ है, टेस्ट रेजर पेज के भीतर अगर यहाँ पर पेज डायरेक्टिव लगा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस पेज को, टेस्ट पेज को अगर हम कॉल करना चाहते हैं, मतलब कि इस टेस्ट पेज पर अगर हम लैंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा इसका जो डोमेन है, अगर हम इस पेज पर लैंड करना चाहते हैं, टेस्ट पेज पर लैंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा बेस URL होगा, उस बेस URL में क्या करना होगा, बस टेस्ट को ऐड करना होगा, अपेंड करना होगा, तो हम इस पेज पर लैंड कर जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल करने के लिए इसको समझा देता हूँ। मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम इस टेस्ट पेज पर लैंड करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है इंडेक्स पेज पर लैंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस URL जो है हमारा, उसी पर अगर हम लैंड करते हैं तो ये हम यहाँ लैंड करते हैं। लेकिन अगर मुझे टेस्ट पेज पर लैंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट को लिखना पड़ेगा स्लैश करके और इंटर दबाएंगे तो हम टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। टेस्ट पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए मैं क्या करता हूं कि टेस्ट में कुछ लिख देता हूं टेस्ट पेज पर, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेस्ट पेज पर लैंड कैसे करते हैं। तो क्या होता है, इसको सेव करूंगा, हॉट रिलोड का फीचर है, तो ऑटोमेटिकली आप जाएंगे ब्राउज़र में तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसको
ठीक है, तो ये आ रहा है ना। तो कहने का मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर किसी पेज पर एक्सेस करना है तो उस पेज को एक्सेस करने के लिए हमें बेस यूआरएल के भीतर क्या करना होगा, उस पेज के जो भी पेज है, जो भी रेजर पेज है उसको अपेंड करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगला चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि अगर ये पेज डायरेक्टिव है और इसके बाद जैसे ये टेस्ट लिखा हुआ है या बिना इस को यूज किए अगर टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और ऐसे लिखता हूँ तो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं दोबारा इसको पहुँचना चाहूँ, जैसे कि मैं पहले टेस्ट पे ट्राई करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ रीच करना चाहूँगा तो नहीं रीच कर पाऊँगा। मैं ये जाऊँगा, देखिए एक्सेस नहीं कर रहा है ना, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको एक्सेस क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं जाकर यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, हॉट रिलोड के फीचर की वजह से दोबारा जाऊँगा और इसको जब इंटर प्रेस करूँगा तो ये दोबारा यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसको मैं समझाऊँगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि इस केस में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इस केस में ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, तो इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको माइंड में रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो पेज का नाम है उस पेज के नाम का ही आप राउट में लिखेंगे, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी राउट के पाथ को लिखकर कैसे हम किसी पेज को एक्सेस करते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर मान लेते हैं स्लैश लगा हुआ है और इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं टेस्ट ही लिखा हुआ हो, जिस नाम का कुछ भी आप लिख दें, ABC कुछ भी लिख दें, तो इस पेज को एक्सेस करने के लिए हमारा पाथ क्या हुआ, /ABC। कहने का मतलब कि अगर हम इस पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ गया और देखिए अगर मैंने इस के बाद स्लैश के बाद कुछ लिखा है तो ये बता रहा है कि आपका जो रूट है, रूट का मतलब कि पूरा जो आपका डोमेन है, जो लोकल होस्ट आ रहा है, यहाँ तक का वो पार्ट लेगा और इसके बाद जो ABC या XYZ कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो इस पेज को वो रिटर्न करेगा जब आप अपने पाथ में ये लिखेंगे। मतलब पूरे URL के हिस्सा में दो हिस्सा हो जाता है, URL का दो हिस्सा होता है। जैसे मैं ये लिया आपको समझाने के लिए नोटपैड में आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लेते कि ये मैंने लिख दिया तो ये जो वाला हिस्सा जो होता है ना, ये पूरा ये आपका डोमेन कहलाता है और यहाँ से जो बाकी रिमेनिंग है ये आपका पाथ हुआ ये। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने पाथ को डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग विद स्लैश, तो स्लैश के साथ स्टार्ट करके किसी भी पेज के भीतर, जब पेज डायरेक्टिव के भीतर जब आप पाथ डिफाइन करते हैं, पाथ डिफाइन कर रहे हैं ना कि URL, दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है। URL का मतलब है पूरा का पूरा, जबकि पाथ जो है डोमेन के बाद का हिस्सा है, ये आपका पाथ हुआ। अब ये पाथ तो आपका ABC हुआ, लेकिन स्टार्टिंग विद स्लैश अगर करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या करेगा कि ये जब फाइल कंपाइल होगा तो ये इसका राउट डिफाइन होगा कि इस पेज को, मतलब टेस्ट वाले पेज को ABC पाथ से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है ना, आप कुछ भी नाम लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं टेस्ट ही लिखते। तो ये एक्सेस हो रहा है, देखिए आप सामने देखिए एक्सेस हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लेते याहू है, अभी तो ये याहू वाला पेज कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप याहू एक्सेस करना चाहते हैं, मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ याहू लिखता हूँ तो याहू एक्सेस हो रहा है ना, लेकिन मैं याहू को चाह रहा हूँ कि किसी और नाम से एक्सेस करें। किसी और नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे बताना होगा कि याहू का दूसरा नाम क्या है, माई याहू लिख देता हूँ। अब जब मैं माई याहू यहाँ लिख दिया, स्लैश के साथ स्टार्ट करेंगे, बिना स्लैश वाला आगे बताऊंगा, और हॉट रिलोड कर दिया। अब ये याहू के पेज को एक्सेस करना है तो मुझे माई याहू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ दोबारा से इसको रन के दिखा, देखिए एक्सेस नहीं हो रहा ना याहू से, पहले एक्सेस हो रहा था। अब मैं माई याहू लिख के जब इंटर दबाऊंगा तो ये एक्सेस हो गया। तो ये आपको पहला रूल समझना है। रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी आप अपने पाथ को डिफाइन करते पेज डायरेक्टिव में, पेज डायरेक्टिव क्या है, पेज लिखकर जो पाथ है स्ट्रिंग के रूप में होता है। अगर ये पाथ स्लैश के साथ स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो हमेशा क्या करेगा कि आपका जो डोमेन है उसके साथ इसको अटैच कर देगा, अपेंड कर देगा, और इस तरीके से वो उस पेज को एक्सेस करेगा जिस पेज में ये डायरेक्टिव दिया गया है। ये पहला रूल है। दूसरा, आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये नहीं हो, ऐसा होता तब क्या होता, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में समझाता हूँ अब अगला। अब मान लेते हैं कि आपका पेज है
याहू वाले पेज पे अब क्या करते हैं, यहाँ सीधे लिखते हैं, मैं इसका नाम देता हूँ यम्मी, यम्मी दे दिया, और इसमें स्लैश मैंने नहीं लगाया, माइंड कीजिए स्लैश मैंने नहीं लगाया। तब ये कैसे एक्सेस करेंगे, मैं हॉट रिलोड कर देता हूँ, सेव किया, फाइल सेव हो गया। जब ये सेव हो गया ना, और जाकर मैं इसको देखूँ क्या याहू वाला वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको एक्सेस करने का रूल ये होगा कि पहले आप अपने याहू वाले पेज में जाएंगे और फिर यम्मी इसको करेंगे। तो याहू जाइए, क्योंकि पहले पेज पे गए, देखिए ये भी एक्सेस नहीं करेगा, याहू करेंगे। तो याहू के बाद आपको यम्मी लिखना होगा, आ गया ना। तो ये सेकेंड रूल है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको माइंड में रखना है। अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा है तो डायरेक्ट एक्सेस करेंगे डोमेन के बाद इसको लिखकर पेज को एक्सेस करना है याहू वाले को। लेकिन अगर ये स्लैश हटा देंगे तो पहले आपको पेज का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद इसको अपेंड करना होगा स्लैश के बाद। तो 2 रूल आपने सीखा, पहला रूल और इसके बाद दूसरा रूल। पहला रूल ये हुआ स्लैश के साथ रूल, बिना स्लैश के साथ रूल होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डोमेन है, जो भी लोकल होस्ट है, www.localhost जो भी है .com, लोकल होस्ट, उसके बाद आपका पोर्ट नंबर आता है, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर मान लीजिए 1234 है। तो ये तो आपका डोमेन हो गया। फिर इसमें क्या होगा कि जो पेज नेम होगा उसको लिखना होगा, और फिर जो आपका यहाँ पर जो पाथ लिखा हुआ है राउट का, जितना भी बड़ा हो, कुछ भी लिखा हुआ वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका पाथ हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जबकि इस वाले केस में आप आकर देखिए इसमें क्या होगा। इस वाले केस में आपको ऐसे नहीं करना होगा, पेज का नाम नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट क्या करना होगा कि पेज के नाम को हटा देंगे और सीधे क्या करेंगे कि उस पाथ को लिख देंगे। पाथ को लिखते ही आपका ये पेज, जो भी पेज होगा उस पेज को एक्सेस कर लेगा जिस पेज पे ये डायरेक्टिव लगा है। तो 2 रूल तो आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में आ रहा होगा कि राउट टेम्पलेट क्या होता है, फिर राउट पैरामीटर क्या होता है, राउट लिटरल क्या होता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। राउट लिटरल क्या होता है, राउट टेम्पलेट क्या होता है, राउट पैरामीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं बताऊंगा। देखिए राउट टेम्पलेट का मतलब होता है, एक टेम्पलेट होता है, जैसे ये भी, इसको आप टेम्पलेट मानिए, इसको भी टेम्पलेट मानिए, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जो भी चीज़ें फिक्स है। ABC जो है कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको राउट लिटरल मानेंगे। ये आपका राउट लिटरल हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि कोई वेरिएबल डाल देता हूँ, यहाँ स्लैश किया, और वेरिएबल जब भी लिखेंगे तो ये क्या करेंगे, करली ब्रेस में लिखेंगे। और करली ब्रेस में लिख के मान लेते कोई वेरिएबल मैंने ID लिखा। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ कोई वेरिएबल, ID की जगह कर देता हूँ, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा। नेम लिख दिया, इसको हटा देता हूँ। ये तो आपने समझ लिया है, केवल इस पर फोकस रखना है। अब इस केस में जब पेज के भीतर ये डायरेक्टिव लिखा हुआ था, इस पेज को कैसे हम डेटा पास करेंगे। राउट टेम्पलेट ये बताता है कि पेज को तो एक्सेस करना ही है। पेज को एक्सेस करने के लिए मैंने अभी बताया कि ABC लिखेंगे तो पेज एक्सेस होगा, दोनों रूल बता दिया हूँ। लेकिन अगर आप डेटा पास कर रहे हैं पेज को, तो ये डेटा किसको जाएगा, किसी मेथड को जाएगा जो उस पेज के भीतर होगा। पेज के भीतर कहाँ होगा, इसके बैकएंड में जाके देखिए, बैकएंड में यहाँ मेथड है, उसको मिलेगा, जिसको भी मिले। तो मैं ऐसे पेज यहाँ पर भी मेथड बनाया जाता है, उसको मैं आगे बताऊँगा कभी, अभी नहीं। इसके जो फ्रंट का जो पेज है ना, फ्रंट, इस पे भी आप मेथड बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं बाद में बताऊँगा। अभी आप फोकस कीजिए कि आपका राउट टेम्पलेट क्या है, ये है। अब इस टेम्पलेट का 2 हिस्सा है, इसमें एक राउट लिटरल है, दूसरा राउट पैरामीटर है। राउट लिटरल ये हो गया, और राउट पैरामीटर आपका करली ब्रेस के भीतर होगा। एक से ज़्यादा राउट पैरामीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को अब आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मान लीजिए कि मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला केस, और इसको यहाँ लिख देता हूँ, हटा दिया। किस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, याहू वाले पे कर रहा हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ।
जिससे माइंड में फोकस रहे। अब देखिए, अब इस पेज को एक्सेस करना है ना, केवल पेज को एक्सेस नहीं करना है, आपको इसको डेटा भी पास करना है, आईडी। ठीक है, तो पेज को एक्सेस कैसे करेंगे? ये जो आपका लोकल होस्ट है उसके बाद /abc से डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा ये, या अगर कुछ लिखना नहीं है तो एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। और ये आईडी कहाँ जाएगा? आईडी जाएगा आपका, तो आईडी को रिसीव करने के लिए कोई मेथड होना चाहिए जो आईडी को रिसीव करे, या तो गेट वाले को ही आप पास कर दीजिए, यहाँ आईडी इंट आईडी लिख देता हूँ। आप किसी दूसरे मेथड को भी बना सकते हैं, मैं अभी उसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा। तो मैं आईडी इस मेथड को पास कर रहा हूँ जो इसका बैकिंग फाइल है, जो इसके मॉडल के भीतर जो मेथड है, ठीक है ना। और यहाँ मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, और एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे पेज को एक्सेस करते हैं और कैसे उसको डेटा पास करते हैं। देखिए, हमारा इंडेक्स पेज लोड हो गया है। अब हम इंडेक्स पेज से मूव करेंगे किस पेज पे? याहू वाले पेज पे मूव करेंगे। लेकिन याहू वाले पेज को मूव करेंगे तो इसका पहले पेज जाकर चेक कीजिए कि पेज में पाथ क्या लिखा है। ये फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको डायरेक्टली लोकल होस्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखना होगा और ABC लिखना होगा। ABC लिख दिए और फिर स्लैश लेना होगा। ये आपका पूरा जो है टेम्पलेट लिटरल के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ कि टेम्पलेट लिटरल के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा लिटरल है, ठीक है। और ये लिटरल तो मैंने डाल दिया, लेकिन अब इसको कोई वेरिएबल का वैल्यू डालना, आईडी का वैल्यू मैंने 1 2 4 डाल दिया। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये जाएगा इस पेज पे, और इस पेज के बैकएंड में हमारा बैकएंड के जो मेथड है उसमें जाकर आईडी को यहाँ पर मिलेगा। तो रन करते हैं इंटर दबाकर। जैसे मैं किया देखिए यहाँ पर आ गया, और आईडी को आप चेक कीजिएगा तो आईडी 1 2 4 आ रहा है ना। तो ये जो है आप सोच रहे होंगे कि ऑन गेट क्या मतलब है। एक्चुअली क्या है कि ASP.NET रेजर पेज के भीतर, क्योंकि ये UI को बनाने के लिए, यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए, बिजनेस लॉजिक को रखने के लिए इसमें सारा काम होता है। वेब API तो है नहीं कि इसमें पोस्ट के अलावा डिलीट और अपडेट के लिए जैसे अलग अलग HTTP के मेथड होते हैं वो नहीं इसमें होगा। इसमें मेनली आपको 2 ही मेथड होगा, एक HTTP गेट और HTTP पोस्ट। जो फॉर्म से डेटा पास करेंगे तो उसके लिए पोस्ट होगा, और कोई डेटा जो है भेजना है क्लाइंट को तो ऑन गेट होगा, ठीक है। तो ये जनरली आपको ये 2 मेथड होते हैं। आप कहेंगे कि क्या जो 2 मेथड होते हैं और भी मेथड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई और मेथड आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि ऑन गेट प्राइस मैंने एक बनाया मेथड, ठीक है ना। तो 3 मेथड हो गया ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब सवाल है कि ये जब आईडी जाएगा तो इसको जाएगा या इसको जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। जब डेटा यहाँ से जा रहा है तो किसको जाएगा, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप फोकस कीजिए मेन रूप से कि ऑन गेट और ऑन पोस्ट पे ही फोकस। ऑन पोस्ट पे ही फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तो मैं बाद में ही बताऊंगा। मैं इसको हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, कहीं लिख देता हूँ। तो अब देखिए कि ये जो डेटा आया ना, पेज तो डिसाइड हो चुका है। तो ये 1 2 4 क्या है? 1 2 4 एक पैरामीटर के रूप में ये एक्सेप्ट कर रहा है आईडी, ठीक है। अगर इसके बाद मैं एक और पैरामीटर दे दूं और इसका वैल्यू x लिख दूं, 2 मिनट के लिए मान लीजिए x दे रहा हूं, तो एक और डेटा मैं इसको पास कर सकता हूं। हो सकता है कि इसको मैं अपना नाम पास कर दूं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया हूँ, तो वो कुछ भी डेटा टाइप हो उस पैरामीटर में अभी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया तो कोई भी तरह का डेटा ले लेगा पैरामीटर। तो इससे रिलेटेड एक और भी कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं राउट पैरामीटर कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन हो, तो एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ आईडी बनाया है, अब आईडी को मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर हो तो INT लगा देंगे। तो ये आपको मांग रहा है कि जब भी आप पैरामीटर, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, एक से ज़्यादा पैरामीटर मैंने समझा दिया कि दे सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अब जब आप इस मेथड इसको कॉल करेंगे तो ये कह रहा है कि मुझे ABC के बाद कोई ना कोई नंबर चाहिए।
अगर नंबर की जगह आपने कुछ और चीज़ दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया दिल्ली, अब तो ये इंटीजर मांग रहा है लेकिन आपने पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, तो ये पेज एक्सेस नहीं होगा, इशू आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी देंगे फिर इसको क्या देंगे, कोई नंबर ही पास कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको पास कर दिया 234, तो आराम से ये इसको ले लेगा 234। अब आपके माइंड में एक चीज़ और समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जब आप अपना राउट के भीतर कोई भी पैरामीटर देते हैं तो अभी पैरामीटर ऑप्शनल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि केवल ABC लिख दें और डेटा बिना पास किए मैं इसको एक्सेस कर लूँ पेज को, तो नहीं एक्सेस करेंगे। क्यों नहीं एक्सेस करेंगे, उसका रीज़न समझिए। इसलिए एक्सेस नहीं करेंगे, ये टेस्ट के भीतर भी मैंने शायद ABC लिखा हुआ है, इसलिए टेस्ट को एक्सेस कर रहा है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। देखिए टेस्ट के भीतर भी जो है ना, मैंने ABC लिखा हुआ था, इसीलिए आ रहा है। मैंने तो इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ TTT कर देता हूँ, दिमाग में रहेगा आपके। और इसमें याहू में वापस आता हूँ और याहू में मैं ABC पे ही काम करता हूँ। ठीक है, अब अगली बार आप गौर कीजिए कि मैं ABC इंटर करता हूँ तो पेज एक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं एक्सेस हुआ, क्योंकि जब ABC किस में अवेलेबल है, ABC इसमें अवेलेबल है, किसी और पेज में तो अवेलेबल है नहीं। टेस्ट में पहले ABC था तो उसको एक्सेस कर लिया, अब मैं ABC उसको कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं है उसको नहीं मिला, मिला, इसमें मिला, लेकिन वो तो इसके साथ साथ एक पैरामीटर भी मांग रहा है ना। अगर आप पैरामीटर नहीं देंगे तो ये ऑप्शनल तो है नहीं, तो ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। तो इस केस में एप्लीकेशन क्या किया, आपको HTTP4 का एरर थ्रो कर दिया। तो इसको ऑप्शनल बनाने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर आप डेटा टाइप नहीं देना चाहते तो हटा सकते हैं, तो ये किसी भी तरह का डेटा ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेटा टाइप मैं डिफाइन करूँ, ये इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी C# का डेटा टाइप है आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये लेकिन ऑप्शनल है, अब ऑप्शनल है और मैंने फाइल सेव किया और हॉट रिलोड का फीचर लगा हुआ है, तो बिना पेज को रिलोड किए अगर मैं दोबारा इसको इंटर करूँगा तो देखिए एक्सेस कर लिया। इस बार ID का वैल्यू 0 आया। क्यों, क्योंकि ID तो वो एक्सपेक्ट करा इंटीजर टाइप का, लेकिन आपने तो स्ट्रिंग भेजा, तो स्ट्रिंग भेजा तो वो क्या किया कि उसकी जगह इंटीजर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उसने क्या कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दे दिया 0। समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपने कुछ रूल अभी तक समझ लिया होगा कि कैसे जो है आपका रेजर पेज के भीतर राउटिंग जो है वर्क करता है। तो आपने क्या क्या सीखा, मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगा। पहले आपने सीखा राउट टेम्पलेट क्या होता है, राउट लिटरल क्या होता है, राउट पैरामीटर क्या होता है, और राउट पैरामीटर कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। और अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के डेटा की नीड के अकॉर्डिंग। इसमें इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए भी अगर मैं बनाऊँ तो एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे ऑन गेट प्राइज है, इस तरह का जो केस है, जब मेथड में ऑन गेट की जगह कुछ लिखा हुआ हो तो उस मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा हैंडलर से रिलेटेड होगा। स्पेशल इस तरह के जो मेथड है उसको कैसे एक्सेस करते हैं उससे रिलेटेड होगा। आप ये सारा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको एक पूरे सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी मेरी सर्दी की वजह से नोज में ब्लॉकेज है, तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी हो सकती है गलत हो। तो आप जो है इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा।